Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1, Block 2, MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for organizational psychology. This video is for you guys. I have already made first part and its link is in the description section, so kindly check the description section. Before starting, I would like to request you to please subscribe my channel, share this video to rest of the students, and do not forget to press the notification bell. So let us start with today's topic. हम job satisfaction के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने previously job satisfaction की definition पढ़ी थी और उसको measure कैसे करते हैं वो पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीसीडेंट्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, मतलब कि क्या प्रिडिक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें पता लग जाता है कि कोई जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है. तो दो डिस्टिंक्ट मॉडल्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में बताते हैं. फर्स्ट मॉडल है जो फोकस करता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जैसे कि एज हो गया, ईयर्स ऑफ सर्विस मतलब कितना एक्सपीरियंस हो गया जॉब में, जेंडर मेल है कि फीमेल है, ऑक्यूपेशनल रैंक क्या है, हायर पोजीशन पे है या लो पोजीशन पे है, देन एजुकेशनल लेवल क्या है, कितने क्वालिफाइड हैं, देन पर्सनालिटी किस टाइप की है, एग्रेसिव है, इंट्रोवर्ट है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, किस तरह की पर्सनालिटी है, बिग 5 में हम चेक कर सकते हैं. एंड देन कल्चरल फैक्टर्स भी मैटर करता है, क्या उनके खुद के किस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या बिलीफ सिस्टम है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव कल्चर है, किस तरह का है. देन दूसरा जो मॉडल है उसका मेन इंपॉर्टेंस जो है वो है वर्क सिचुएशंस कैसी है, नेचर ऑफ वर्क किस तरह का मिला है, पेमेंट कितना मिल रहा है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज कितनी है, सुपरवाइजर का बिहेवियर कैसा है, वर्क ग्रुप किस तरह का है, क्या वो कोऑपरेटिव है जो ग्रुप जिसके ग्रुप के साथ वो काम कर रहे हैं, या कोऑपरेट नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, और वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सपोर्टिव है, एक्सीडेंटल है, नॉन एक्सीडेंटल है, किस तरह की है. तो ये दो तरह के मॉडल्स के बारे में बात की है. तो जो फर्स्ट मॉडल है जिसमें हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है उसको हम थोड़ा सा और समझेंगे. जैसे कि फर्स्ट था एज एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो जितने आप एजेड होते जाते हैं और जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है आप उतने ही अपने जॉब से सेटिस्फाइड हो जाते हैं एज कंपेयर टू वो जो यंगर जनरेशन है जिसने अभी अभी जॉब ज्वाइन किया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होपफुल होती है अपने काम को लेकर, यंगर जनरेशन. और ये जो स्टडी की गई है ये दोनों ही वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर एम्प्लॉयज पे इम्प्लीमेंट होती है, एंड इवन मैन एंड विमेन दोनों पे अप्लाई होती है. ब्लू कॉलर कौन होते हैं? जो लेबरर्स होते हैं, जो मजदूरी का मैनुअल वर्क करते हैं. और वाइट कॉलर कौन होते हैं? जो ऑफिशियल वर्क करते हैं, सिटिंग जॉब करते हैं जनरली. सो इन सारी कैटेगरीज में ये वर्क करता है. कुछ एक्सप्लेनेशंस इन्होंने दिए हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि जो जितना ज़्यादा ओल्ड हो जाता है एम्प्लॉय वो उतना ही रियलिस्टिक हो जाता है एज के साथ, उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो रियलिस्टिक गोल बनाता है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है, इसलिए वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहता है. सेकेंड रीज़न ये है कि जो एज और एक्सपीरियंस है ना वो कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर देती है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर देता है. जब आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है आपको कॉन्फिडेंस आता है अपने वर्क पे, आपकी आप रेस्पॉन्सिबली बिहेव करते हो, आप में एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है क्योंकि आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे होते हो. एंड देन थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि जो ओल्डर लोग होते हैं वो ज़्यादा उनके पास जो जॉब होता है रिवार्डिंग जॉब होता है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, ऐसी पोजीशन में आप जो कि बहुत कुछ मिल रहा है उन्हें जॉब से, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि हाँ ठीक है जितना चाहा था उतना मिल गया, अभी बस लाइफ को एंजॉय करेंगे, ऐसा वाला इंटेंशन होता है. नाउ जेंडर की बात करें तो अगेन जॉब सेटिस्फैक्शन में ये इनकन्सिस्टेंट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी मिला है. देखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस में कि जो विमेन है उनको कम पेमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू मेन, उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती है प्रमोशन के लिए, और जो उनका जो वर्क है वो उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने वर्क पे कंपैटिबल होने के लिए उसी सेम पोजीशन में अगर कोई मेल वर्क कर रहा है तो. सो डिफरेंसेस जो है वो इस तरह से है, इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो कम सेटिस्फाइड रहती हैं वर्क से क्योंकि उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं. ऑक्यूपेशनल लेवल के बारे में बात करें, यानी कि जो हायर पोजीशन में लोग हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, उनको क्योंकि उनका जो जॉब एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उन
और जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनका क्यों रहता है, वो अपने जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, उनको रिवार्ड ज़्यादा मिलता है उनकी पोजीशन की वजह से अपने सबॉर्डिनेट्स के कंपैरिजन में। जो हायर लेवल जॉब्स होते हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ के अलावा जो चैलेंजेस और ऑटोनॉमी जो मिलती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलती है, उससे वो खुश होते हैं। उनको अपने हाथ में लगती हैं चीज़ें कि हाँ हम बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है अपनी पोजीशन, छुट्टी, सब कुछ, मतलब कोऑपरेशन। एंड कम लोग होते हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते ही करते हैं। सो इसीलिए उनको जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। आप बहुत और लेवल पे भी सोच सकते हो, जो जिस पोजीशन में अगर आप वर्किंग है तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हाई पोजीशन वाले ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और रेस्पॉन्सिबली भी बिहेव करते हैं। सो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें देखा, जो नीचे लेवल में होते हैं उनमें कम सेटिस्फैक्शन दिखने के लिए मिलता है ना। एजुकेशन की बात करें तो जो ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं वो उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती हैं, वो बिलीव करते हैं कि उनको जो वर्क मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। एंड उनको इसीलिए वो जो भी काम करेंगे वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिलमेंट के साथ करेंगे। सो बहुत सारे जॉब जो होते हैं कभी कभी नॉन सेटिस्फाइंग होते हैं, मतलब वो एजुकेटेड है, अपने एजुकेशनल लेवल के हिसाब से उनको काम नहीं मिल रहा तो वो सेटिस्फाई कैसे होंगे, है ना। सो अगर उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली अगर उनको मिल रहा है काम तो इट इज़ फाइन, गुड, दे आर सेटिस्फाइड। बट अगर नहीं मिल रहा तो वो डिससेटिस्फाइड होंगे। सो लेकिन इसके बारे में जो भी स्टडी हुई है ना वो इनकन्क्लूसिव रही है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा है। नाउ पर्सनालिटी की बात करें तो बिग 5 पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स को स्टडी किया गया और कोर सेल्फ इवेल्युएशंस इंडिकेट करते हैं ना। पहला चीज जो हम देखेंगे वो ये, जो लोग पॉजिटिव अफेक्टिविटी रखते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं एज कंपेयर टू जिनमें निगेटिव अफेक्टिविटी होती है। पॉजिटिव अफेक्टिविटी का मतलब क्या है, जिनमें हाई एनर्जी है, जो ज्यादा एंथुसियास्टिक है, जो प्लेजरेबल एंगेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। और जो निगेटिव अफेक्टिविटी वाले कैसे होते हैं, वो डिस्ट्रेस्ड रहते हैं, अनप्लेजरेबल एंगेजमेंट में लगे रहते हैं, नर्वसनेस उनमें दिखाई देती है। सेकेंड जो हम देख रहे हैं पर्सनालिटी में वो ये देख रहे हैं, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एग्रीएबल कंसीटियसनेस वाली क्वालिटीज रखते हैं, उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन हायर लेवल पे पाया जाता है एज कंपेयर टू जो इसका अपोजिट है। फाइनली इन्होंने सेल्फ इवेल्युएशन के बारे में बात किया है। सेल्फ इवेल्युएशन, कोर सेल्फ इवेल्युएशन के 4 फैसेट्स होते हैं। कई लोग अपने आप को कैसे इवेल्युएट करते हैं उस पर भी मैटर करता है, आप अपने आप को किस चश्मे से देखते हो। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, लोकस ऑफ कंट्रोल और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये 4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे चश्मे होते हैं जिससे हम अपने आप को देख रहे होते हैं। तो जिनका लो सेल्फ एस्टीम है, अगेन वो कैसा होगा, ऑफ कोर्स वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा क्योंकि वो कभी खुशी नहीं रहेगा खुद से, तो काम कैसे करेगा। सो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है जॉब सेटिस्फैक्शन से। जो सेल्फ एस्टीम और एफिकेसी जो है, अगर इसकी स्कोरिंग हाई है मतलब उसमें न्यूरोटिसिज्म नहीं होगा, कम होगा। एंड लोकस ऑफ कंट्रोल जो होगा वो इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल उनके अंदर होगा और वो इनके चाइल्डहुड से ही होता है। और जब वो मिडिल एडल्ट ईयर्स में पहुंचते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। यानी सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी हाई होना बहुत ज़रूरी है, लोकस ऑफ कंट्रोल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन न्यूरोटिसिज्म जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, लो न्यूरोटिसिज्म जिसे कहते हैं। कल्चरल फैक्टर्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न कल्चर में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनमें हाई जॉब सेटिस्फैक्शन देखने के लिए मिला है एज कंपेयर टू जो ईस्टर्न कल्चर के लोग हैं जिनका निगेटिव इमोशनल वैल्यू मिली है। वेस्टर्न कल्चर के लोग पॉजिटिव इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एंड ईस्टर्न कल्चर के लोग निगेटिव इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इस वजह से ये आता है, इस वजह से उनकी इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो पॉजिटिव इमोशंस तो कैरी करते ही हैं, ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, इंडिविजुअल हैप्पीनेस पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर एशियन कंट्रीज़ में हम देखें तो इंडिया एक हैप्पियर कंट्री माना गया है, उनका वर्क एनवायरनमेंट हैप्पियर होता है, टीम वर्क, सुपरविजन और ट्रेनिंग वर्क प्लेस में एक हैप्पियर चीज़ मानी गई है। अब वर्क सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम देखेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं। वैसे अगर आप देखें ये सारे इतने सारे जो कैरेक्टर्स बताए थे ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स थे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे। अब हम वर्क सिचुएशन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये क्या चीज़ें थी,
क्यों हम पर्सनल वाले पढ़ रहे थे, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे देखा था 2 मॉडल्स के बारे में बात की थी जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। फर्स्ट था पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और जो सेकंड था वो जॉब से रिलेटेड था, वर्क सिचुएशंस कैसी हैं। तो अभी हमने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में तो एज, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस देखा, जेंडर देखा, ऑक्यूपेशनल लेवल देखा, देन एजुकेशन देखी, पर्सनालिटी देखी, कल्चरल फैक्टर्स देखे। अब हम वर्क सिचुएशन में कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। वर्क सिचुएशन में क्या क्या चीज़ें मैटर करता है, वर्क खुद, नेचर ऑफ वर्क और आउटकम, ये एम्प्लॉय को रिटेंशन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डिफरेंट फैसेट्स हैं जॉब्स के। सुपरविजन, पे, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, कोवर्कर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वर्क में आप कितने सेटिस्फाइड हो गए ये आपको बताएगा। इसके अंदर जॉब चैलेंजेस भी आता है, ऑटोनॉमी, वैरायटी, स्कोप, ये सारे इंट्रिंसिक जॉब कैरेक्टरिस्टिक माने जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब फैसेट में। इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग वर्क अगर मिल जाए किसी एम्प्लॉय को तो वो ना बोरिंग नहीं लगता जॉब फिर। और अगर कोई वर्क अच्छा कर रहा है, क्योंकि चैलेंजिंग है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी लगेंगे, सो पहली चीज़ वो बोरिंग नहीं होगा एंड दूसरा वो एक स्टेटस भी प्रोवाइड करता है जॉब में। सो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे थॉमस एंड टाइमन ने बताया था, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्क में को मीनिंगफुल अगर समझे, अगर वर्क उनके लिए मीनिंगफुल है, अगर उनको जो आउटकम मिल रहा है वर्क करने के बाद वो अच्छा मिल रहा है, सो वो हायर लेवल ऑफ एफर्ट शो करेंगे और उनका जो अटेंशन होगा ना टास्क में वो भी बना रहेगा, वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे आउटकम को लेकर। सो जॉब में अगर वो सेटिस्फाइड है वर्क को लेकर, वर्क मीनिंगफुल है, तो आउटकम भी सेंसिबल आएगा। चापेली ने 2000 में बोला था इंट्रिंसिक रिवार्ड्स जो होते हैं व्हेनेवर कोई पार्टिसिपेंट है वो वर्क में इंटरेस्ट जब लेगा तो वो ओपन कम्युनिकेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलेंगी वो भी मैटर करता है। ये 3 टॉप चीज़ें हैं जो अपने वर्क में एम्प्लॉय चाहता है। कौन कौन सी है वो 3 चीज़? पहला चीज़ अपॉर्चुनिटीज़ मिले आगे बढ़ने की, टॉप लेवल तक पहुंचने की, ओपन कम्युनिकेशन हो वर्क प्लेस पे एंड इंटरेस्टिंग वर्क हो। नाउ पे के ऊपर बात करें तो वेजेस एंड सैलरी, अगेन ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, सबको पता है अगर वेजेस ज़्यादा मिलेंगे तो एम्प्लॉय ज़्यादा मन लगा के काम करेगा। उसको मालूम है कि उसके कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को एंड मैनेजमेंट उसे खुश है इसलिए उसको पेमेंट भी बढ़ा रहा है। सो इसमें ये देखा गया है कि अगर फेयरनेस हुई पेमेंट में तो इंसान जॉब सेटिस्फेक्शन शो करता है, लेकिन अगर उसको फेयरनेस नहीं दिखी तो वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं शो करता है। जैसे कि सपोज आपका प्रमोशन हुआ और तब आपका पेमेंट बढ़ा तो दैट इज सेंसिबल, सबको समझ में आता है, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो देन वो कंपैरिजन वाली कंडीशन आ जाती है एंड तब वहाँ पे उसका जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि वो फिर खुद को कंपेयर करने लगता है कि मेरा क्यों नहीं, मेरा परफॉर्मेंस क्यों खराब था। नाउ प्रमोशंस की बात करें तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो प्रमोट किए जाते हैं उनकी सीनियरिटी के बेसिस पे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर प्रमोट किया जाएगा तो दे वोंट फील हैप्पी। जिनकी 20% सैलरी इंक्रीज हुई है वो ज़्यादा खुश होते हैं एज कम्पेयर टू जिनकी 10% सैलरी, और ये तभी हो सकता है जब आप हाई पोजीशन में मतलब एग्जीक्यूटिव पोजीशन में हैं, तभी ऐसा होता है कि आपकी 20% इंक्रीज होगी, लोअर लेवल में कम इंक्रीज होती है सैलरी। सुपरविजन की बात करें तो जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर उनका इंटरेक्शन पॉजिटिव है सुपरवाइजर्स के साथ तो वो ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन की वजह से उनका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, अपने सीनियर से उनका अच्छा सा फीडबैक मिले उन्हें एंड उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क पे वो फोकस करें देन क्वांटिटी, तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव वो सेटिस्फाई रहेंगे जॉब को लेकर। सो पॉजिटिव सुपरवाइजरी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है, स्टाफ कोहेशन को प्रमोट करती है, यानी सारे जो एम्प्लॉयज़ आपस में इंटरेक्ट करें, पॉजिटिवली इंटरेक्ट करें, इंडिविजुअल थिंकिंग को अलाउ करते हैं, वहाँ पे बॉसी नहीं होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ का फंक्शनल एंड इंटरपर्सनल नीड्स हैं उनको फुलफिल भी करता है अगर पॉजिटिव सुपरवाइजरी है तो। सो इस वजह से जॉब सेटिस्फैक्शन भी होता है।
इंडिविजुअल पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में, एम्प्लॉय नीड्स एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस के लिए, ऐसा स्टडीज़ कहती हैं। क्योंकि अगर सोचो एम्प्लॉय की कोई नीड है और वो मैनेजमेंट से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कई लोग उसी सर्कमस्टेंसेस में खुश होंगे, कई लोग नहीं होंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, उनको सुपरविजन नहीं चाहिए, दे डोंट लाइक सुपरविजन। वो अपने आप ही काम कर ले हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है अपने काम में, उनको पता है। लेकिन जो एम्प्लॉयज लेस एक्सपीरियंस्ड है, उनको सुपरविजन चाहिए है। सो ये देखना पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट केओटिक है, एम्बिगुअस है, मतलब कंफ्यूजिंग है, अनस्ट्रक्चर्ड जॉब सेटिंग्स है, वहाँ पे फिर सुपरविजन की ज़रूरत होती है, एक स्ट्रक्चर्ड सुपरविजन की ज़रूरत होती है। लेकिन जहाँ पे टास्क बहुत क्लियर है, सबको मालूम है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, वेल ट्रेन्ड है, तो उनको लेस स्ट्रक्चर्ड सुपरवाइजरी स्टाइल की ज़रूरत होती है। नाउ वर्क ग्रुप की बात करेंगे अब। वर्क ग्रुप मतलब को वर्कर सोशल सपोर्ट जो मिलता है। सो वर्कर्स जो सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनकी फ्रेंडशिप हो गई है अपने जॉब में, वो ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनमें सोशल सपोर्ट कम है और वर्क प्लेस पे, और उनको ज़्यादा स्ट्रेस होता है वर्क पे जाने से, क्योंकि उनका कोई साथी नहीं है, किससे बात नहीं कर सकते हैं, उनका कोपिंग टेक्निक्स भी बहुत कम है उनके पास, तो उनको नहीं पता वो कैसे हैंडल करेंगे, तो वो लेस सेटिस्फाइड होते हैं। जो फेलो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सेटिस्फाई फील कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी सोशल नीड्स भी होती है ना। जितने भी आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में जितने भी कोलीग्स हैं, सबकी अपनी सोशल नीड्स होती है। उनको वो एक दूसरे से अगर सिंपैथेटिक है, सपोर्टिव है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन की इंक्रीज होने की चांस बढ़ जाती है। आपको मन करता है कि ऑफिस जाते हैं यार, दोस्तों से बात कर लेंगे, मन ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है कोई बात करने वाला, तो आपको क्या लगेगा, एक लोनलीनेस फील होगी, स्ट्रेस फील होगा। तो जो को वर्कर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि दे शुड बी फेयर, कनिंग नहीं होने चाहिए, बदमाशी नहीं करना चाहिए ना। वर्क कंडीशन की बात करें, अगर वर्किंग कंडीशन जो है वो गुड है, क्लीन है, अट्रैक्टिव सराउंडिंग है, तो एम्प्लॉय जो है उसको जॉब करने में आसानी होती है। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशन पुअर है, जैसे कि नॉइजी सराउंडिंग है, हॉट है, नो एसीज, नो टेम्परेचर मेंटेनेंस, सो वो उसको डिफिकल्ट होगा कोई भी काम पूरा करने के लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट आउटकम्स ऑफ द जॉब सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर जॉब सेटिस्फैक्शन हुआ तब क्या होगा, और अगर सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा। तो कोई भी एम्प्लॉय लाइक कर रहा है या डिसलाइक कर रहा है अपने जॉब को, उसके कंसिक्वेंसेस भी होते हैं वर्क प्लेस में, है ना। अगर वो लाइक कर रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी शो करेगा, सिटीजनशिप शो करेगा। लेकिन अगर डिसलाइक कर रहा है तो विड्रॉल सिम्टम शो करेगा, वर्क बिहेवियर्स उसके वियर्ड होंगे। सो देर इज वन थ्योरेटिकल मॉडल जिसमें हमें बताया हुआ है कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं जब जॉब डिससेटिस्फेक्शन होता है, उसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। सो इस मॉडल का नाम है EVLN मॉडल। E से एग्जिट, V से वॉइस, L से लॉयल्टी एंड N से नेग्लेक्ट। ये चारों ही ऑप्शंस में हम यही पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड है, लेकिन उसके रिएक्शन के तरीके अलग अलग हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है EVLN मॉडल में, एग्जिट होता है ना। मतलब कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जॉब को छोड़ देगा और किसी दूसरी, या तो अगर जॉब नहीं छोड़ने की कंडीशन में है तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर वो एग्जिट करने की कोशिश करेगा। सेकंड जो EVLN मॉडल में है वो है वॉइस, यानी कि वो एक्टिवली सिस्टम को चेंज करने की कोशिश करेगा, भागेगा नहीं, एग्जिट नहीं करेगा, लेकिन वो डिससेटिस्फाइंग कंडीशंस को नोटिस करेगा और उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, कंस्ट्रक्टिव रेस्पॉन्स देगा। मे बी मैनेजमेंट को कुछ ऐसे स्टेप्स बताएगा जिससे सिचुएशन चेंज की जा सकती है या इम्प्रूव हो सकती है, और हो सकता है कन्फ्रंट भी करे ग्रीवियंस फाइल करके, अगर उसको लगे कि भाई एक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इन कुछ काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर्स में भी चले जाते हैं, सो दैट उनको अटेंशन मिले, ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दे, और वो जबरदस्ती ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने की कोशिश भी करते हैं। जैसे कि कोई कैंपेन करना शुरू कर दिया, या हड़ताल करनी शुरू कर दी, काम नहीं किया, काम पे आए लेकिन काम नहीं किया और डिमांड्स करने लगे। फैक्ट्री वर्कर्स में देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट इज लॉयल्टी। EVLN मॉडल में L वाला लॉयल्टी, ऑप्टिमिस्टिकली वो वेट करेगा कि
सिचुएशन आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव जरूर करेगा, वो ट्रस्ट करेगा ऑर्गेनाइजेशन में, और जो उसका मैनेजमेंट है वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देगा, ऐसा वो बिलीव करके चलेगा। नेक्स्ट इज निग्लेक्ट, लास्ट जो EVLN मॉडल में लास्ट है निग्लेक्ट, उसमें क्या है, वो पैसिवली इग्नोर करेगा कंडीशंस को, विड्रॉइंग एफर्ट्स रहेंगे उसके, और वो कंडीशंस को है ना वर्स होने देगा, मतलब वो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, वो प्रॉब्लम देख रहा है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करेगा। सो इसमें लेकिन वो करेगा क्या फिर, क्रॉनिक एब्सेंटिज्म, बहुत ज्यादा छुट्टियां मारेगा, लेटनेस, बहुत लेट आएगा, रिड्यूस्ड वर्क एफर्ट, ज्यादा मेहनत नहीं करेगा, ऐसी थोड़ा बहुत काम हो गया ऐसा वाला। देन उसका अटेंशन जो है क्वालिटी में वो भी कम रहेगा, गलतियां बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा गलतियां, और वो निग्लेक्ट करेगा रेस्पॉन्सेस को, अगर किसी ने कुछ बोला गलती के बारे में तो उसको भी वो निग्लेक्ट करेगा। सो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉइज पे कि वो कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का डिग्री कितनी है, ऑर्गेनाइजेशन कितना ज्यादा डेडिकेटेड है एम्प्लॉइज को लेकर, एम्प्लॉय की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करेगा, और एम्प्लॉय के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। सो पुअर जॉब प्रोस्पेक्ट्स अगर होते हैं, सपोज आगे जॉब नहीं मिल रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत हाई कमिटमेंट है उसका, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, जॉब छोड़ने की कोशिश करेगा, वो एग्जिट मारने की कोशिश करेगा। जो हाईली कॉन्सिटियस लोग होते हैं वो निग्लेक्ट में नहीं पड़ते, वो वॉइस रेज करने की कोशिश करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको परफेक्शन की आदत होती है। जो एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अनसक्सेसफुल है वॉइस रेज करने में, पास्ट में पहले भी उन्होंने की लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर वो एग्जिट में चले जाते हैं, और या फिर निग्लेक्ट सिचुएशन में चले जाते हैं अगर वो डिससेटिस्फाई होते हैं। नाउ कमिंग टू जॉब परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस के बारे में हम बात करेंगे। ये आउटकम्स ऑफ द जॉब सेटिस्फेक्शन हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इसमें हमने EVLN मॉडल पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं जॉब परफॉर्मेंस के बारे में। तो जॉब सेटिस्फेक्शन एंड परफॉर्मेंस जो है, इन दोनों में एक वीक रिलेशनशिप है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप परफॉर्मेंस अच्छा करोगे, अगर आप पहले था, मतलब अभी कई बार स्टडी हुई है इसके ऊपर, तो प्रीवियसली जब पास्ट में स्टडी हुई थी तो ये वीक रिलेशनशिप निकला था, अब मॉडरेट रिलेशनशिप निकला है। सो अगर आप सेटिस्फाइड, कई लोगों की पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो भी आप अपना बेस्ट देते हो, बिकॉज दिस इज यू, है ना, आप ऐसे ही हो। तो कुछ फैक्टर्स है जो इस रिलेशनशिप को वीक बनाता है, या फिर हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसका इम्पैक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन का परफॉर्मेंस पे। नंबर 1, जॉब कॉम्प्लेक्सिटी। अगर सपोज आप के पास जो जॉब आया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, सो सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस का जो कोरिलेशन है वो हाई देखा गया है इसमें। लो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी भी देखी गई है आगे, पहले जब स्टडी की थी तो लो मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी आई थी इस स्टडी में। लेस कॉम्प्लेक्स जॉब में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनका थोड़ा कंट्रोल होता है उसके ऊपर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाई सीधा सीधा काम करना है, बिल्कुल नाक की सिधाई में चलते जाना है, कोई ज्यादा चैलेंजेस नहीं है, तो वो सेटिस्फाई होता नहीं है, और उसका जो परफॉर्मेंस है वो वैसा का वैसे ही रहता है। तो ज्यादा वेरिएशंस जो है वो हम देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन हाई कॉम्प्लेक्स जॉब है तो उसमें, कॉम्प्लेक्स जॉब्स में एम्प्लॉय जो होते हैं उनमें ज्यादा फ्रीडम होती है परफॉर्म करने की, है ना, वो इसीलिए उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होता है, और परफॉर्मेंस इसमें स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप देखने के लिए मिला है। सेकंड जो है वो है वैल्यूड रिवार्ड्स, मतलब हम क्यों परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं। नंबर 1, जॉब का क्वालिटी कैसा है ना, कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है। फिर सेकंड था वैल्यूड रिवार्ड्स, हमें क्या रिवार्ड मिलेगा अगर हम काम करेंगे, तो हमें क्या रिवार्ड मिलेगा। सो अगेन ये चीज ध्यान में रखना है कि हाई परफॉर्मेंस मतलब हाई सेटिस्फेक्शन, लो परफॉर्मेंस मतलब लो सेटिस्फेक्शन। तो अगर ग्रेटर परफॉर्मेंस एफर्ट लग रहे हैं तो वो क्यों लगाएगा इंसान, उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, उसको हाई रिवार्ड मिल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं काम करूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ पता है, पहले से बता के रखा है कि भाई आपको ये चीज मिलेगी अगर आप ये करोगे तो वो करते हैं काम। सो जब वो करेंगे तो परफॉर्मेंस तो करनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेटिस्फाई फील करेगा। थर्ड जो फैक्टर है वो है वर्किंग कंडीशंस, टास्क स्ट्रक्चर कैसा है, प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा है, टास्क एबिलिटीज एंड जो टास्क तो है ठीक है, लेकिन रिक्विसाइट स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, मतलब जो उस टास्क को करने के लिए स्किल्स चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है। सो फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय अपने काम को पसंद करता है लेकिन उसको है ना वो पर्टिकुलर स्किल नहीं है उस जो उसके हाथ में काम आया है उसको परफॉर्म करने की, तो वो ऑब्वियसली अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी, है ना। सो ये ध्यान रखना है कि वर्क उसको
ठीक है, वो वर्क करना चाहता है, वो सेटिस्फाइड ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन उसका जॉब की क्वालिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर उसको वो वर्क नहीं आता। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर्स। सो ये एक वॉलंटरी एक्ट होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे भी करके कोऑपरेट करेगा ही करेगा। बिहेवियर जो है उसमें ये देखना है कि उसका जब वो सेटिस्फाइड है और वो अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है, सो उसका बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आप देखेंगे। उसका बिहेवियर जो होगा वो हेल्पिंग बिहेवियर होगा को वर्कर्स के साथ। जो टेम्परेरी इनकन्वीनियंसेस होंगे उसको वो टॉलरेट करेगा, जिसकी वजह से उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल चलेगी। सो ये क्या हो गया ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। सो एम्प्लॉय का जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो कैसे आएगी, उसके सिटीजनशिप से देखने के लिए मिलेगी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप से देखने के लिए मिलेगी। तो हम लोगों की परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि वो कितना खुश है, सेटिस्फाइड कितना है, वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, लेकिन उसकी जो सिटीजनशिप है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो अच्छी है। सो ये हमें हिंट देती है कि एम्प्लॉय किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। फिफ्थ इज कि जब कोई भी एम्प्लॉय जॉब से डिससेटिस्फाइड है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसका जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा लो रहे। कभी कभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वर्क करते रहते हैं इवन इफ दे आर नॉट हैप्पी। वो कंप्लेन करेंगे लेकिन फिर भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब से सेटिस्फाइड है, इट्स जस्ट इट इज़ देयर पर्सनैलिटी, दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो जॉब ढूंढते रहेंगे दूसरी जगह पे, और प्रॉब्लम को फिक्स करने का भी वेट करते रहेंगे। फाइनली जॉब सेटिस्फैक्शन जो है गुड परफॉर्मेंस से तो पता चलती है, लेकिन गुड परफॉर्मेंस से भी जॉब सेटिस्फैक्शन होती है, मतलब दोनों वाइस वर्सा है। विड्रॉल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। जब भी कोई भी एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता जॉब से, तो वो कुछ बिहेवियर शो करता है जिसको हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉनिक एब्सेंटिज्म, बहुत ज़्यादा छुट्टियां मारेगा। वॉलंटरी टर्न ओवर, यानी कि अपनी मर्जी से रिजाइन कर देगा, कंपनी को छोड़ देगा। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस में देखने के लिए मिला है। वॉलंटरी टर्न ओवर जो है ये परमानेंट सिचुएशन है, क्योंकि उसने तो जॉब ही छोड़ दी, अब तो ऑर्गेनाइजेशन को अपॉर्चुनिटी नहीं है कुछ रिकवर करने की। एंड दूसरा है एब्सेंटिज्म, जब वो बहुत छुट्टियां मार रहा है तो वो शॉर्ट टर्म रिएक्शन होता है। सो ये डिससेटिस्फाइंग जब जॉब होता है तो दो तरीके से रिएक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़। एंड जब ये जॉब छोड़ेंगे या जॉब में नहीं आते हैं, ये दोनों ही हमें इंडिकेट करा देंगे ना। इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हैं, जैसे कि फर्स्ट जॉब टेन्योर एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। डिससेटिस्फैक्शन जो एम्प्लॉयज़ में है वो उसको कम कर देता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत कमिटेड है और एम्प्लॉय बहुत लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों केसेस में एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ के नहीं भागेगा। सेकेंड इज टर्न ओवर एंड सेटिस्फैक्शन। तो इन दोनों के बीच में भी रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है कि एम्प्लॉय जॉब क्यों छोड़ेगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर वो सेटिस्फाइड है वो जॉब नहीं छोड़ेगा। तो कंपनी को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो ऐसी चीज़ें करे जिससे एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो सुपीरियर एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कंपनी में रहेंगे, क्योंकि उनका पे रेज हो रहा है, उनको प्रेज मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, तो वो ऐसे लोग रहेंगे, जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये जॉब छोड़ना एंड सेटिस्फेक्शन के बीच में बता रहे हैं कि कौन लोग छोड़ देते हैं, कौन लोग नहीं छोड़ते हैं। लेकिन जिसने के फ्यू अटेम्प्ट्स ही हुए हैं, अगर कंपनी ने कम ही अटेम्प्ट किए हैं किसी को रिटेन करने के लिए, बिकॉज वो पर्सन पुअर परफॉर्मर है या उसके जो एक्शंस है वो कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है, तो कंपनी उसको रोकती नहीं है, जाने देती है, जाओ जाओ ठीक है, तुम काम तो करते नहीं हो, जाओ। सो इस तरह से भी होता है। थर्ड इज इकोनॉमिक कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि
अगर दूसरे एम्प्लॉयमेंट को आप ढूंढ रहे हो लेकिन आप देख रहे हो कि भाई इकोनॉमिक क्लाइमेट पुअर चल रहा है, रिमिशन चल रहा है सब जगह, तो आप जॉब थोड़ी ना छोड़ोगे, चाहे आपको कितना भी खराब लग रहा है कंपनी में आप बैठे रहोगे। जॉब प्रोस्पेक्ट्स, आपको अच्छे ऑफर नहीं मिल रहा है, जिस सैलरी में आप काम कर रहे हो उससे कम ही सैलरी मिल रही है बाकी जगह, तो आप जॉब नहीं छोड़ोगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो विड्रॉल हैं एक्शंस, एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर का, ये तब कम हो जाता है जब बाहर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। सो कोई अपना जॉब नहीं छोड़ेगा। तो कंपनी जब ले ऑफ कर रही है वर्कर्स का, सो एब्सेंटिज्म आपने देखा होगा कि काफ़ी डिक्लाइन हो जाता है। कंपनीज जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छुट्टियां नहीं लेते हैं, वो रेगुलर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें मालूम है भैया ले ऑफ हो रहा है, कभी हम ही को निकाल के फेंक दे, है ना। फोर्थ इज एब्सेंटिज्म मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। एब्सेंटिज्म ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट की वजह से भी होता है। अगर हाई एब्सेंटिज्म रेट है वर्कर्स में, तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में जो सिस्टम है, जिस तरह का एनवायरनमेंट है, वो हेल्दी नहीं। और कभी कभी तो कंपनी इनको फेवर भी कर देती है, दे देती है, लिबरल लीव दे देती है, उसका बेनिफिट दे देती है। उनका एब्सेंटिज्म हो रहा है वर्क पे तो उसको भी टॉलरेट करती है। नाउ वर्क प्लेस डेविएंस के बारे में बात करेंगे। ये स्पेसिफिक बिहेवियर होता है जो वर्क प्लेस में देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ दिखेगा एम्प्लॉय में, वो मिसबिहेव करेगा, सामान चोरी करेगा ऑफिस से, वर्क प्लेस से, अनड्यू सोशलाइजिंग करेगा, टार्डीनेस शो करेगा। तो वर्क प्लेस डेविएंस जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर है, या हम इसको एंटी सोशल बिहेवियर भी कहते हैं। रॉबिन्सन एंड बेनेट ने डिफाइन किया था वर्क प्लेस डेविएंस को, वॉलंटरी बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स दैट वायलेट सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स। जो ये एक वॉलंटरी मतलब जानबूझ के किया जाने वाला बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, जो वायलेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को। जो डूज एंड डोंट्स लिखा होता है वो डोंट्स वाली हरकतें करते हैं, एंड इन डूइंग सो थ्रेटन्स द वेलबींग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर्स। और जब ये ऐसा करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन को तो खतरा की बात है ही, साथ में उसके मेंबर्स को भी खतरे की बात है। सो वर्क प्लेस डेविएंस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेविएंस एंड इंटरपर्सनल डेविएंस। ये 2 कैटेगरी की होती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेविएंस का क्या मतलब है, वो डेविएंट बिहेवियर्स जो थेफ्ट जो ऑफिस में ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट बनाया गया है उसमें, जैसे कि चोरी करना, सबोटेज, छुट्टी में चले जाना, है ना, और बीइंग लेट टू वर्क और लीविंग अर्ली, इस तरह के काम करना। फिर कोई एफर्ट्स नहीं डालना वर्क पे, बहुत सारे लंबे लंबे ब्रेक्स ले जाना, इस तरह से करना। सबोटेज मतलब बहसबाजी करना। सेकंड टाइप जो है वो इंटरपर्सनल डेविएंस है। इंटरपर्सनल डेविएंस होता है वो किसी को-वर्कर्स के अगेंस्ट होता है, उनकी तरफ उनका एक्शन, या सुपरवाइजर या सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वर्क प्लेस में उनकी तरफ टारगेटेड होता है। और इसमें ये दूसरों का फन करते हैं, रूडली बिहेव करते हैं, बहस करते हैं, ऐसे फिजिकल एग्रेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये दोनों ही एक्टिविटीज, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल डेविएंस है या इंटरपर्सनल डेविएंस है, ये दोनों ही चीजें अनफेवरेबल आउटकम देती हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं, जो डिससेटिस्फाइड होते हैं जॉब में, वो इन डेविएंट बिहेवियर्स में लग जाते हैं और ये काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर माना जाता है। सो ये क्यों होता है ऐसा और इससे क्या होगा? सो डेविएंट बिहेवियर जो है ये परसीव्ड इनजस्टिस की वजह से होता है, यानी कि जो क्लाइंट, जो पर्सन डेविएंट बिहेवियर शो कर रहा है, उसने देखा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, या नेगेटिव अफेक्टिविटी, वो दूसरे तरीके से समझ रहा है चीज़ें, ऐसा है नहीं बट वो महसूस कर रहा है, इमोशनली वो उस तरह से नेगेटिवली ले रहा है चीज़ें। या हॉस्टाइल एट्रीब्यूशंस, जो लोग हैं वो उसको सुन नहीं रहे हैं तो वो इस तरह का करेगा। और इस ऐसी चीज़ें कई जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंट्रोल भी कर लेते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर पाते हैं? क्योंकि उनका नेचर जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल का नेचर होता है, एग्रीएबलनेस होती है उनमें, जॉब ऑटोनॉमी होती है, इस वजह से कर पाते हैं। Now coming to safety performance, एक्सीडेंट इंजरीज तो सीरियस मैटर है, कहीं पे भी हो जाए, एम्प्लॉय को हो जाए या ऑर्गेनाइजेशन में किसी और को हो जाए, है ना, वो एम्प्लॉय खुद को हर्ट कर ले, ऑर्गेनाइजेशन किसी तरह से उसमें डैमेजेस आ जाए, आग लग जाए या कुछ इस तरह के, तो ये एक्सीडेंट कैसे भी हो सकते हैं। इसमें ये बताया है कि एम्प्लॉय एट्रीब्यूट्स जो होते हैं और जॉब रिलेटेड स्ट्रेस होता जो है, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट्स होने में, हेल्थ या फिर जॉब सेफ्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जॉब सेटिस्फैक्शन तो होना ही चाहिए,
अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो लोअर रेट होता है एक्सीडेंट का। एम्प्लॉय का अगर एटीट्यूड सही है तो तभी भी ये एक्सीडेंट्स कम होते हैं। लेकिन अगर एटीट्यूड गलत है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऑब्वियसली वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ गलतियां होंगी और सेफ्टी कंसर्न हमेशा बना रहेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाई परफॉर्मेंस वर्क सिस्टम्स आजकल लगाती हैं जिसमें एम्प्लॉयज जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं एंड उनका वो सेफ्टी से काम भी कर पाते हैं। सो अगर ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दें जहाँ पे एम्प्लॉय खुद डिसीजन मेकिंग कर सके, उनके इंसेंटिव्स उनको देती रहे टाइम टू टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ दे सके जिससे उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन को एनहांस कर देगा, उनके जॉब को और इम्प्रूव कर देगा और वर्क प्लेस इंजरीज को रिड्यूस कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करते हैं वो कस्टमर्स को प्लीज करने की इंटेंशंस रखते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है मतलब कि वो एक हैप्पी वर्कफोर्स को जन्म दे देती है। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है वो पॉजिटिव आउटकम है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपको भी प्रेज मिलेगा, आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दो मेन रीजन इसमें बताए गए हैं। फर्स्ट है सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज जो होते हैं वो किस तरह का बिहेव करेंगे कस्टमर के साथ? फ्रेंडली बिहेव करेंगे, रेस्पॉन्सिव होंगे, जल्दी से एक्शन कर देंगे, जल्दी से उनके इमोशंस पॉजिटिव रहेंगे, उनको वो कस्टमर्स भी पॉजिटिवली उनसे बिहेव करेगा एंड अप्रिसिएशन भी देगा। सेकेंड, कोई भी अगर कंपनी के एम्प्लॉयज जॉब कम छोड़ते हैं, कंपनी में रिटेन किए जा रहे हैं, कंपनीज अगर जॉब एम्प्लॉयज को निकाल नहीं रही है तो एम्प्लॉय जो है जो उसने सीखा है वो वहाँ रिटेन रहेगा कंपनी में, है ना। वो क्लाइंट को अच्छे से सर्व कर पाएगा क्योंकि उसकी नॉलेज और स्किल्स ऑलरेडी डेवलप हो गई हैं काम करते करते। लोअर टर्नओवर जो है ये कस्टमर को रिटेन करने में भी हेल्प करता है। कंसिस्टेंट सर्विसेज उसको मिलती रहेगी क्योंकि कस्टमर जो है ना वो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय से ज़्यादा लॉयल्टी शो करते हैं एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन से। उनको ये मतलब है कि उनके साथ ट्रीटमेंट कैसा हुआ, एम्प्लॉयज़ ने कैसा ट्रीटमेंट किया, रादर देन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसीलिए लो टर्नओवर रखना एक लॉयल्टी को डेवलप करने वाली बात हो जाती है। नाउ लाइफ सेटिस्फैक्शन, जो आज का लास्ट टॉपिक है आज की यूनिट का। लाइफ सेटिस्फैक्शन में मतलब अगर आप पर्सनल लाइफ में, एक होता है वर्क लाइफ, एक होता है नॉन वर्क लाइफ। जो नॉन वर्क लाइफ है उसको लाइफ टर्म यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो अगर आप लाइफ में सेटिस्फाइड है तो आप जॉब में भी सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हो। अगर आप जॉब में सेटिस्फाइड हो तो आप लाइफ में सेटिस्फैक्शन ढूंढ सकते हो। स्पिल ओवर इन्होंने एक टर्म दिया है कि 3 पॉसिबल फॉर्म्स होते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप में। दोनों मतलब जॉब सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन में। स्पिल ओवर मतलब अगर जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो नॉन वर्क लाइफ में दिखाई देगा, नॉन वर्क लाइफ में आ रही है तो वर्क लाइफ में दिखाई देगा। दूसरा है सेगमेंटेशन। जॉब और लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है ना ये सेपरेटेड हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। सो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और तीसरा है कंपेंसेशन। कोई भी इंडिविजुअल जो एक जगह पे डिससेटिस्फाइड है तो दूसरी जगह पे वो सेटिस्फैक्शन ढूंढने की कोशिश करता है। अब जब स्टडी हुई तो ये पता चला कि 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्पिल ओवर ग्रुप 68% होता है, 20% सेगमेंटेशन ग्रुप होता है एंड 12% कंपेंसेशन ग्रुप होता है। सो ये एम्प्लॉयज को हम इन 3 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। कुछ लोग दोनों को बिल्कुल सेपरेट रखते हैं सेगमेंटेशन कैटेगरी में, कुछ लोग जो होते हैं वो कंपेंसेशन ढूंढते हैं और कुछ लोग स्पिल ओवर करते हैं। जो स्पिल ओवर है ना उस पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है एंड जबकि 68% वही लोग होते हैं स्पिल ओवर वाली कैटेगरी के। तो जॉब सेटिस्फैक्शन अफेक्ट करता है हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन को एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन अफेक्ट करता है जॉब सेटिस्फैक्शन को। सो एक कंसिस्टेंट रिलेशनशिप दिखा है। इवन जॉब सेटिस्फैक्शन का डिप्रेशन से भी दिखा है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। डिससेटिस्फैक्शन जो है उसकी वजह से जॉब पे असर पड़ता है, चाहे वो कहीं पे भी डिससेटिस्फैक्शन हो, लाइफ में है या जॉब में है, और वो साइकोलॉजिकल वेलबींग पे भी असर छोड़ता है। तो टेक्निकली अगर हम बोलें तो स्पिल ओवर जो होता है वो जॉब सेटिस्फैक्शन का लाइफ सेटिस्फैक्शन में भी होता है। और जो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड हैं वो अपने उनका मेंटल वेलबींग भी अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 031। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। So do not forget to subscribe, like and share this video with rest of the students, and do not forget to press notification bell. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.